हेलो गुड इवनिंग बच्चों। अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसका अंतिम पढ़ाव ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो अंतिम है। इसमें टोटल आपको 500 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, लेकिन पार्ट 1 करके पार्ट 1 होगा। निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है? कहता है निम्नलिखित किस पादप में जो काय अनुगुणित होता है देखिएगा फिर से। निम्नलिखित में किसमें पादप काय अनुगुणित होता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा पादप है जो अनुगुणित है? तो शैवाल अनुगुणित होता है, कवक अनुगुणित होता है और ब्रोफाइटस भी अनुगुणित होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम याद रखिएगा। कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद जड़ का रूपांतरण है। किसका है? तो जड़ का रूपांतरण है। काजू निम्नलिखित में कैसा फल है? तो नट फल कहलाता है। क्या कहलाता है? नट फल कहलाता है। निम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? निम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? तो स्पंज में निर्माण होता है दोस्तों। क्या होता है? स्पंज में। निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। बाकी दिए गए ऑप्शन में समय क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में भी किसके द्वारा? तो मुकुलन के ही द्वारा होता है। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लॉइड करके याद रखिएगा या एक युग्मक याद रखिएगा। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हैलाइड करके याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 124 शुक्राणुओं के निर्माण में 62 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। केचुआ प्राणी है तो द्विलिंगी। केचुआ कैसा प्राणी है? तो द्विलिंगी प्राणी है। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है, जिसमें नर और मादा युग्मन होते हैं। सलकंद का उदाहरण है किसका? तो प्याज किसका उदाहरण हो जाएगा? सलकंद का। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 3n होता है। भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 3n होते हैं। इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन का कर भ्रूण कोश बनाता है? तो द्वितीय केंद्रक जो है नर युग्मक से संयोजन कर क्या बनाता है? भ्रूण कोश बनाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ऊपर में सिर और पीछे में क्या होता है? पूंछ होता है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो क्रीटोफिली कहलाता है। याद रखिएगा। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो क्रीटोफिली कहलाता है। दिखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा तथा पैरामीशियन में क्या होता है? तो दिखंडन होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव होता है मनुष्य में, चिंपैंजी में, बंदर में क्या होता है? ऋतुस्राव होता है। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो स्पंज याद रखिएगा, जोक याद रखिएगा, टेपवर्म, इनमें से सभी। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? तो मुर्गी, मगरमच्छ, सांप, इनमें से क्या है? सभी है जो अंड प्रजक प्राणी
हैं। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कौन सा निषेचन कहते हैं हम? तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसमें? तो जल द्वारा भी होता है, हवा द्वारा भी होता है और वायु, इनमें सभी हो जाएगा। मतलब परागण के जो स्थानांतरण होता है जल द्वारा, हवा द्वारा, वायु द्वारा, तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी। निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में कैसा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो पपीता है जो द्विलिंगी है, एक लिंगी है, बाकी मक्का, सरसों, गुरुल क्या है? द्विलिंगी है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है, बाकी जोक, फीता, कृमि, केचुआ सब क्या है? उभयलिंगी को ही द्विलिंगी भी कहा जाता है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? तो इन विट्रो कहा जाता है, यानी बाह्य निषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, भ्रूण पोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। भ्रूण पोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? तो जलकुंभी, जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो सल्बिया में वायु परागन नहीं होता है, बाकी घास में, गेहूं में, मक्का में क्या होता है? वायु परागन होता है। तो वायु परागन किसमें होता है? घास में, गेहूं में, मक्का में। निम्नांकित में किस पौधे में स्वयं परागन होता है? तो द्विलिंगी पौधों में स्वयं परागन होते हैं और एक लिंगी पौधों में क्या होते हैं? तो पर परागन होते हैं। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? तो अनावृत बीजी पौधों का। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो चल बीजाणु कायिक प्रवर्धन नहीं है। इनमें से कौन सा फल कूट फल है? तो सेव को कूट फल के नाम से जाना जाता है। भ्रूण पोष का कार्य क्या होता है? तो भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना। निम्नांकित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगन जनन द्वारा होता है? तो एस्ट्रेटिया एवं घास में भ्रूणपोष क्या होता है? तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। निम्न में किसमें जल द्वारा परागन होता है? तो जल कुंभी में जल परागन होता है, कमल में जल परागन नहीं होता है, कीट परागन होता है। भ्रूण कोश को सेंट्रल कोशिका क्या होता है? तो द्वितीयक केंद्रक होते हैं। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? तो द्वितीयक केंद्रक होते हैं। निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो पपीता क्या है? एकलिंगी है। किस फल का बीज चूल खाया जाता है? तो लीची का बीज चूल खाया जाता है, जिसे एरिल भी कहा जाता है, एरिल। परागकण मुख्यतः क्या होते हैं? तो नर युग्मक होते हैं। परागकण क्या होते हैं? तो पुष्पों में जो परागकण होते हैं नर युग्मक होते हैं। परागभित्ति होती है तो द्विस्तरीय होती है। परागभित्ति कैसे होती है? तो द्विस्तरीय होती है। क्वेश्चन नंबर 47, परागन हो सकते हैं तो परागन एलर्जी कारक है। परागन क्या है? एलर्जी कारक है। वायु परागित पुष्प साधारणतः होते हैं छोटे और रंगहीन होते हैं। छोटे और जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो छोटे और रंगहीन होते हैं। एनोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। एनोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। इंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा के द्वारा होता है। कीड़ा द्वारा परागन को इंटोमोफिली कहा जाता है। प्रत्येक प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहा जाता है? तो टोटिपोटेंसी कहा जाता है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा को बनना टोटिपोटेंसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का प्रयोजन क्या है? तो पीईजी याद रखिएगा। पुष्प कृषि को निम्न से क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। मतलब पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है।
पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहा जाता है। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहा जाता है। निषेचन क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस को आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। मतलब अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने की क्रिया क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है और लीची का एरिल भाग खाया जाता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो वायु परागण होता है। गेहूं में कैसा परागण होता है? तो वायु परागण होता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीज बनाता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीज बनाता है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो टोटोपोटेंसी कहा जाता है। इनाट्रोप्स बीजांड होता है तो उल्टा होता है। इनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? तो उल्टा होता है। इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो सिंघाड़ा क्या है? जलोद्भिद है। अनुमील परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? तो स्वयं परागण होते हैं। स्त्री दल चक्र बना होता है तो स्टिग्मा का, ओवरी का, स्टाइल का, इनमें से सभी का। जो पुष्पों में स्त्री चक्र होता है उसमें स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल होते हैं। और वर्तिकाग्र ये इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। बैलिसनेरिया के पुष्प हैं तो जल परागित होते हैं। क्या होता है? जल परागित। किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो मीजोडर्म में। किसमें होता है? मीजोडर्म में। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो इग्मनज क्या होता है? द्विगुणित संरचना होता है। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिड को विभेदित करता है? तो एक्रोसोम के स्राव से शुक्राणु जोना पीरियड में विभेदित हो जाता है। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 400 से 450 तक। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो मरूला कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो मरूला कहलाता है। सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती है तो शुक्राणुओं के परिपक्वन में। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? तो कैपेसिटेशन कहलाता है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64 होते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64 कूट होते हैं। द्विगुणित संरचना क्या है? तो द्वितीयक केंद्रक होते हैं जो द्विगुणित संरचना होते हैं। जिबरेलिन क्या है? तो वृद्धि एंजाइम है। जिबरेलिन क्या है? तो वृद्धि एंजाइम है। मानव में निषेचन होता है तो फलोपियन नलिका में होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो फलोपियन नलिका में। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो एफएसएच और एलएच हार्मोन द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सरटोली कोशिका पाई जाती है तो वृषणों में। सरटोली कोशिका कहाँ होता है? तो वृषणों में होता है। मानव मादा में गर्भकाल कितना होता है? तो 9 माह का होता है। 9 माह प्लस माइनस 9 दिन। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अंड जनन कहलाता है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अंड जनन कहलाता है। यौवनारंभ के समय प्रथम अतर्व चक्र कहलाता है। अतर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अतर्व। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं तो मेढक के अंडाशय में। मेढक के अंडाशय में गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीट निर्माण को क्या कहा जाता है? तो गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। ग्रेफियन पुटका पाई जाती है तो स्तनियों के अंडाशय में। स्तनियों के अंडाशय में। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं तो शुक्राणुओं की सतह पे। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं शुक्राणुओं की सतह पर। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन।
प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है तो मूत्र मार्ग के चारों ओर। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है तो मूत्र मार्ग के चारों ओर। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है तो मरूला कहलाती है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है तो मरूला कहलाती है। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है तो 12 से 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होता है तो 50 वर्ष, मतलब समाप्ति कब होता है तो 45 से 50 वर्ष। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो वृषण में नर हार्मोन की निर्माण होती है। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है तो मानव शुक्राणु के सिर का। एक्रोसोम इनमें किसका भाग है तो मानव शुक्राणु के सिर का। इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है तो अंतःगर्भाशयी युक्ति तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। गर्भाशय किससे संबंधित है तो मादा स्त्री जनन तंत्र से। मादा स्त्री जनन तंत्र से। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहा जाता है एक्रोसोम। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या होता है तो स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। सहेली क्या है तो सहेली गर्भ निरोधक गोलियां हैं और नॉन स्टेरॉल गोली है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है तो अंत गर्भाशयी युक्तियां। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सा है अंत गर्भाशयी युक्तियां। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका है प्रयोग की जाती है तो सप्ताह में एक बार लिया जाता है। सहेली दवा क्या जाता है हफ्ता में एक दिन और माला डी गोली जो है वह शुरू से 22 दिनों तक लगातार लिया जाता है मासिक चक्र से। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार किया जाता है तो सहेली। ये कहाँ में है तो लखनऊ में। इसका भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1951 ईस्वी में। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है तो माल्थस द्वारा। देखिएगा थोड़ा सा कट गया है। निम्न से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है तो निरोध। जन्म पूर्व भ्रूण को जांच की विधि का नाम क्या है तो इम्यूनोस्टेटिन्स। जन्म नियंत्रण की एक विधि क्या है तो IUDs याद करके याद रखिए पूछे जाते हैं। कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है तो बास्केटोमी, मतलब नर नसबंदी को बास्केटोमी कहा जाता है और ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्री नसबंदी को। कॉपर टी रोकता है तो कॉपर टी अंड जनन को रोकता है। किसको रोकता है अंड जनन को रोकता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है तो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है डेमोग्राफी। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है तो अंडोत्सर्ग को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 111 टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या एक कम जाती है। क्या हो जाती है 45। जेड तरह का लिंग निधान किसमें देखा जाता है तो मोर में। किसमें होता है मोर में। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है तो बहु अलील और सह परिभाविता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रभावित किया या प्रस्तावित किया तो मेंडल ने। अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था तो मेंडल ने। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था तो बेटसन ने। किसने दिया था बेटसन ने। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 47। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो 47। ट्रिटिकम एस्टिबम क्या है तो हेक्साफ्लोराइड है।
स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो 44 प्लस XX, और पुरुष में 44 प्लस XY। एक संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो 1:1:2:1। ऑप्शन नंबर ए। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? तो बहुअलील कहलाते हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो गुणसूत्र 21 एवं Y। दांत कोशिका अर्भकता प्रदर्शित करता है? तो प्लियोट्रॉफी का।